और आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पूरे देश ने देखा कि एक ड्रोन से साजिश पाकिस्तान ने रची, लेकिन क्या यह पाकिस्तानी साजिश मेड इन चाइना हो सकती है, यह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे देश में पहली बार ड्रोन से हमला हुआ। ये देखिए 6 मिनट में 2 धमाके, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पहला धमाका 1:37 पर और दूसरा धमाका 1:42-43 पर इस जगह पर हुआ। जम्मू का ये एयरफोर्स स्टेशन है जहां देश में पहली बार ड्रोन से यह धमाका हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, फुल स्क्रीन वो तस्वीरें दिखाएं जहां धमाका हुआ, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस इमारत को आप देख रहे हैं जिसमें धमाका हुआ है। इमारत में साफ नजर आ रहा है, सीसीटीवी में वक्त देखिए 1:37 पहला धमाका, 1:43 दूसरा धमाका, ये 2 धमाके हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं 2019 में कई ड्रोन इस तरह के पकड़े गए हैं। आइए वो आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर क्या ये जो ड्रोन है ये पाकिस्तान से आया है और पाकिस्तान से किस रास्ते से आया, आइए आपको वो बताते हैं। ध्यान से देखिए इस ग्राफिक्स को जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या पाकिस्तान से ये ड्रोन उड़ान भरकर आया? ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, ये बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान की सीमा, और यहां से उड़ान भर के पहुंचा ये जम्मू में इस जगह तक। 14.8 किलोमीटर यानी लगभग 15 किलोमीटर की दूरी इस ड्रोन ने तय की है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें मैं दिखाऊं, उसके बाद आपको बताऊंगा अगर ये ड्रोन पाकिस्तान से आया है तो किस जरिए से आया है, ये ड्रोन कौन सा हो सकता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय कर आया है ये ड्रोन। आइए आपको बताते हैं हुआ क्या, पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारत के खिलाफ दरअसल साजिश के लिए पाकिस्तान के सारे रास्ते बंद हो गए, तो अब ड्रोन का सहारा ले रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा से आईडी लदा ड्रोन भारत में घुसा, उसने एयरफोर्स स्टेशन पर आईडी गिराया। पहला धमाका मैंने आपको बताया 1:37 पर और दूसरा धमाका 6 मिनट बाद 1:43 पर हुआ। और धमाके की जानकारी मिलते ही तमाम भारतीय एजेंसियां एक्टिव हो गईं। धमाके के कुछ घंटों बाद ही सुबह 7:10 पर फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच जाती है और इसके बाद सुबह 7:20 पर उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें सुरक्षा बढ़ाने और जवाबी कार्रवाई की रणनीति तैयार की गई। इसके बाद सुबह 10:40 पर एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी जम्मू पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि इन 2 धमाकों की जांच एनआईए, एनएसजी, जम्मू पुलिस फोर्स, एसओजी, जेके और फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही हैं। ये टीमें इसमें जुटी हुई हैं इसकी जांच में। आइए मैं आपको बताता हूं, आपको बताने जा रहा हूं आखिर क्या ये बाकायदा ड्रोन जो इस्तेमाल किया गया वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या ये ड्रोन है, इस ड्रोन को बोलते हैं विंग लूंग 2। ये जो ड्रोन है फुल स्क्रीन में दिखाऊं, क्या इस ड्रोन का इसमें इस्तेमाल हुआ? ये ड्रोन पाकिस्तान ने चीन से हासिल किया है। अगर इस ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि पिछले साल ही पाकिस्तान ने चीन से ऐसे 50 ड्रोन लिए हैं। आइए आपको बताता हूं मैं कि क्या पाक की साजिश है ये मेड इन चाइना। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 6 मिनट में 2 धमाकों से सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है। खतरा बड़ा है क्योंकि पहली बार आतंकियों ने ड्रोन के जरिए हमला किया। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान ने चीनी ड्रोन विंग लॉन्ग 2 से भारत पर इस हमले को अंजाम दिया? क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान ने चीन से लगभग 50 ऐसे ड्रोन खरीदे हैं। इस ड्रोन को लेकर काफी शोर भी मचा था कि पाक इनका इस्तेमाल अपने नापाक मंसूबों के लिए कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान की इस ड्रोन वाली साजिश में चीन की भूमिका बड़ी मानी जा रही है। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों ने भी चीन से ड्रोन खरीदे हैं। इन ड्रोन के जरिए एक बार में 20 किलो तक पेलोड में विस्फोटक ले जाए जा सकते हैं। जी हां, यानी इसमें बाकायदा बारूद ले जाया जा सकता है ये जो ड्रोन है, और ये एक बार में 25 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। मैंने आपको बताया कि जम्मू बॉर्डर यानी उस तरफ पाकिस्तान से लेकर और भारत में आने तक लगभग 15 किलोमीटर की दूरी है। अगर इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया तो 25 किलोमीटर यह ड्रोन चल सकता है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर 2020 में इन्हें एक तय टारगेट पर आईडी गिराने के लिए ट्रेंड किया गया था।
अब ऐसे में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ हमला भारतीय एजेंसियों के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान का दावा यह है कि पिछले कुछ सालों में उसने काफी उम्दा किस्म के मानव रहित लड़ाकू एरियल व्हीकल बनाना शुरू कर दिया है, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी वायुसेना इन दिनों कर रही है। जी हां, पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमता के प्रदर्शन में भी बुर्रक नाम के, जी हां इसका नाम है बुर्रक नाम के मानव रहित लड़ाकू ली मिसाइल से लैस ड्रोन है। हालांकि भारत पर इस तरह का हमला पहली बार हुआ है, लेकिन दुनिया में इस तरह के हमले पिछले कई सालों में दूसरे देशों में हुए। ठीक ऐसा ही तरीका आपको याद होगा यमन में सक्रिय हूती विद्रोही भी अपनाते हैं। उनके ड्रोन कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, सऊदी अरब के एयरबेस पर हमला करते हैं, जिनमें सऊदी अरब को भारी नुकसान तक उठाना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताऊं कि हूती विद्रोहियों ने खुद की ड्रोन इंडस्ट्री बना रखी है। उन्हें ईरान से ड्रोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे वहां से मिलते हैं, जिसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर वो भी ड्रोन को असेंबल करने और उसे घर में ही बनाने के गुर सीख चुके हैं। कुछ हमलों में तो हूती विद्रोहियों ने चीनी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। आपको बताऊं 2018 में हूती विद्रोहियों ने 1200 किलोमीटर से ज्यादा दूर दुबई हवाई अड्डे पर समद 3 नाम के लंबी दूरी के ड्रोन से हमले का दावा किया था। 2020 में सऊदी अरब पर 267 बम से लदे ड्रोन हमले किए गए थे। 9 फरवरी 2021 को हूती विद्रोहियों ने दक्षिण पश्चिमी सऊदी अरब में अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया था ड्रोन के जरिए। लेकिन भारत में पहली बार ड्रोन से हमला हुआ है। अब आपके जहन में एक सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर ड्रोन से बड़ी तबाही की तैयारी थी, यानी ड्रोन से ये जो अटैक आपको नजर आया ये बहुत छोटा था, लेकिन ये हमला और बड़ा हो सकता था, जान माल का नुकसान और ज्यादा हो सकता था। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। तो सरहद पार से पाकिस्तान बड़ी साजिश रचने में लगा है, जमीन पर नाकाम हो चुका है, तो आसमान के जरिए भारत को दहलाने की फिराक में। हालांकि इस बार उसे नाकामी हाथ लगी है, लेकिन उसका यह मंसूबा खतरनाक था, क्योंकि अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। दरअसल जहां यह धमाका हुआ वहां से जम्मू एयरपोर्ट से 100 मीटर दूर है। जी हां, जहां धमाका हुआ वहां से जम्मू एयरपोर्ट 100 मीटर दूर है। 200 मीटर दूर सैन्य प्रतिष्ठान मौजूद है और जम्मू कश्मीर पुलिस का मुख्यालय सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। जम्मू पंजाब राष्ट्रीय राजमार्ग 150 मीटर की दूरी पर मौजूद है और सैन्य अस्पताल भी 100 मीटर की दूरी पर मौजूद है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हमला कितना घातक हो सकता था। लेकिन अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यह ड्रोन अंदर तक घुस आया और हमें पता तक नहीं चला। आइए आपको बताते हैं आखिर क्यों हमें पता नहीं चला ये ड्रोन अंदर तक आ गया। सवाल हम सब के दिलो दिमाग में ये सुबह से कौंध रहा है कि अगर ड्रोन पाकिस्तान से सरहद पार करके आया तो हमें पता क्यों नहीं चला। हमारे पास तो अत्याधुनिक हथियार हैं, दुश्मन के हमले को पकड़ने वाली तकनीक भी हमारे पास है, फिर हमें क्यों नहीं पता चला एक ड्रोन पाकिस्तान से भारत में घुस आया। इसकी बड़ी वजह आपको बताते हैं। बड़ी वजह यह है कि ड्रोन को पकड़ पाना आमतौर से मुश्किल काम है, क्योंकि दुनिया भर की कंपनियां दुश्मन के हथियार या हमले को पहले से भांपने के लिए 3 तरह की तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। ध्यान से समझिए, अगर आपने समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि आखिर ड्रोन को क्यों नहीं पकड़ पाए हम। पहली तकनीक है आरएफ मॉनिटरिंग, जिसे आप रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग कहते हैं। आमतौर से ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए रेडियो कंट्रोल सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो कंट्रोल सिग्नल। लेकिन अगर ड्रोन को पहले से प्रोग्राम किया गया उसमें, या ये ड्रोन का टारगेट पहले से सेट कर दिया गया है, तो आरएफ मॉनिटरिंग जो है, आरएफ मॉनिटरिंग के जरिए उसका पता नहीं लगाया जा सकता। एक बात। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, सैटेलाइट ड्रोन, अगर ड्रोन जो है सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट हो रहा है, जिन ड्रोन्स को सैटेलाइट लिंक के जरिए कंट्रोल किया जाता है, तो भी ये रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग की पकड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि अगर पहले से उसमें प्रोग्रामिंग कर रखी गई है या सैटेलाइट ड्रोन में रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल नहीं होता है, तो ऐसे में उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। एक वजह यह है। आमतौर से ज्यादातर आतंकी संगठन इसलिए क्या करते हैं कि पहले से प्री प्रोग्राम या सैटेलाइट ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पकड़ में नहीं आता है। दूसरी वजह आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा तरीका होता है दुश्मन के हमले को पकड़ने का रडार।
होता क्या है, आरएफ मॉनिटरिंग से अलग रडार के जरिए ड्रोन को आसानी से पकड़ा जा सकता है, लेकिन रडार के मामले में ड्रोन को डिटेक्ट कर पाना उसकी रेंज पर निर्भर करता है। रडार क्या, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, कोई चीज बहुत नीचे उड़ रही है तो नीचे उड़ान भरने वाली चीजों को रडार पकड़ नहीं पाता। और ड्रोन अगर आ रहा है, अगर 30 फीट की ऊंचाई से ड्रोन पाकिस्तान से जम्मू के अंदर दाखिल हो गया है तो उसे रडार पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि ऊंचाई बहुत कम है। तीसरा जो तकनीक है जो इस तरह के हमले को पकड़ती है वो है ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर यानी कैमरे कम दूरी के ड्रोन को डिटेक्ट कर पाते हैं। अगर ज्यादा दूरी के ड्रोन को पकड़ना है तो उसके लिए थर्मल कैमरे का इस्तेमाल करना होगा जो काफी महंगा पड़ता है। यह वजह रही जो इस ड्रोन को डिटेक्ट नहीं किया जा सका। आइए अब आपको बताते हैं, इस हमले के बाद पूरे देश में तो अलर्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एयरफोर्स स्टेशन कौन कौन से हैं जिस पर अलर्ट घोषित किया गया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं जल्दी से। ये आपको दिखा रहे हैं कि हमले के बाद अलर्ट कहां कहां है। पहली चीज, हमले के बाद अलर्ट जिन एयरफोर्स स्टेशन पर है वो जल्दी से मैं दिखाऊंगा आपको। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, पठानकोट पंजाब पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को अलर्ट पर डाला गया है। अवंतीपुरा श्रीनगर इस एयरफोर्स स्टेशन को अलर्ट पर डाला गया और अंबाला, हरियाणा का अंबाला एयरफोर्स स्टेशन ये फिलहाल अलर्ट पर है। लेकिन सवाल यही है कि भारत को इससे निपटना है, इसलिए भारत को अपनी पुख्ता तैयारी रखनी होगी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की सियासत की और बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। कैसे योगी बनाम ऑल की लड़ाई तेज होने जा रही है वो मैं आपको दिखाता हूं। योगी वर्सेस ऑल उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला है। योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका वाड्रा के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी भी होंगे। जी हां, ओवैसी की तस्वीर में दिखाऊं। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि वो 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ओवैसी का जल्दी से मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। ओवैसी ने आज ट्वीट किया और बाकायदा बताया कि यूपी की 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। ओवैसी लिख रहे हैं, हम 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पार्टी ने उम्मीदवारों को इसे जल्दी से मूव करेंगे, चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिए हैं। हम ओम प्रकाश राजभर की भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। यानी हमारी किसी और पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह ट्वीट क्यों किया आइए आपको बताता हूं। दरअसल मायावती ने क्या कहा ये आपको पता है, उससे पहले सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी अपना हाथ आजमाने जा रहे हैं। क्या फेरबदल, क्या बड़ा उलट फेर करेंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन पहले सुनिए ओवैसी को। हमारा भी तो किसी से गठबंधन नहीं है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असम्बली चुनाव में हम 100 असम्बली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। धुआं उठा है तो भाई किसने आग लगाई है ये वो देखा जाए। हम तो नहीं कहे, हम तो अपने काम में मसरूफ़ हैं, हमको तो पता भी नहीं है। हमारे तरफ से ना हम उसको बोले हैं, ना हमको मालूम है ये क्या हो रहा है। तो जो पार्टी अपना फैसला ले सकती है वो अपना फैसला, हम भी अपना फैसला लेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी को आखिर क्यों ट्वीट करना पड़ा कि वो किसी और के साथ गठबंधन में नहीं है, 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? आइए आपको बताते हैं। दरअसल सुबह मायावती ने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उनका ट्वीट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मायावती क्या लिख रही हैं? मायावती ने लिखा, यूपी में हमारा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम से कोई गठबंधन नहीं है। मायावती को लिखना पड़ा। यह अफवाह उड़ रही थी कि मायावती का क्या ओवैसी के साथ कोई गठबंधन होगा। मायावती आदि लिख रही हैं आगे, ऐसी खबरें गलत, भ्रामक और तथ्यहीन है। मायावती ने एक और ट्वीट किया असदुद्दीन ओवैसी के अलावा। अगला ट्वीट उन्होंने किया, पंजाब को छोड़कर यूपी या उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनाव में बीएसपी का किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। यह था मायावती का अगला ट्वीट। मायावती ने इसलिए यह क्लैरिटी दी क्योंकि मायावती को यह डर था कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो इससे कहीं स्थिति खराब ना हो जाए। आइए आपको बताते हैं कि यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव
बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इस चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सत्ता पर काबिज होगा, फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि योगी आदित्यनाथ के सामने दूसरे दल बौने नजर आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है जनता के बीच योगी आदित्यनाथ की छवि, योगी सरकार की तैयारी, योगी के पीछे संगठन की पूरी ताकत और पार्टी के अंदर नेताओं के गिले शिकवे दूर हो जाना। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के पहले राउंड में विपक्षी दलों को करारी शिकस्त देना, यह कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई है जो विपक्षी दलों के गले नहीं उतर रही होगी। यही वजह है कि सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से चाल चल रही हैं। कितना कामयाब होंगी कहना मुश्किल है। आज मायावती ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, क्योंकि मायावती को पता है दूसरे दलों के साथ गठबंधन से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। 2019 याद होगा उन्हें, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने बीजेपी के खिलाफ सपा से गठबंधन किया था, लेकिन सपा के वोट उसे ट्रांसफर नहीं हुए और यही वजह है कि मायावती को केवल 10 सीटें मिली थी, 10। अब ऐसे में कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मायावती के साथ यह कहावत बिल्कुल सही बैठती है। वैसे में जब मायावती अकेले लड़ेंगी तो सीधा मुकाबला है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का गठबंधन मायावती के साथ नहीं होगा और अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ जा नहीं सकते, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश की साइकिल पर राहुल गांधी सवार थे। नतीजे खराब रहे। 403 विधानसभा सीटों में से सपा को केवल और केवल 47 सीटें मिली और वोटों में भी 7% से ज्यादा की गिरावट आ गई। वोटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश में तीसरी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस की हालत ऐसी है कि कोई उसे अपने साथ लेना नहीं चाहता। 2017 में अखिलेश ने राहुल को साथ लिया था, नतीजे ऐसे रहे कि सपा की हालत खराब हो गई, खुद कांग्रेस भी जमींदोज हो गई। कांग्रेस केवल 7 सीटों पर जीत पाई और उसके वोट प्रतिशत में 5% से ज्यादा की कमी आ गई। अब कांग्रेस ने प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन यूपी की सियासत को लेकर कितना सीरियस है वो इस बात से समझा जा सकता है कि दिसंबर 2019 के बाद प्रियंका यूपी गई ही नहीं। इस बीच यूपी के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। आज ही मायावती ने कहा था कि उनका ओवैसी से गठबंधन नहीं होगा और आज ही ओवैसी ने यूपी में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी के इस ऐलान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बिहार में ओवैसी ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी। बिहार में ओवैसी को 5 सीटें मिली थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कई सीटों पर उन्होंने बीजेपी विरोधी दलों का खेल खराब कर दिया था। और गौर करने वाली बात यह है कि यूपी में कुल मुस्लिम वोट, इसे ध्यान से समझिएगा, यूपी का खेल ओवैसी कैसे बिगाड़ेंगे। कुल मुस्लिम वोट हैं 19% से ज्यादा। 21 जिले ऐसे हैं जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को मिलता है, लेकिन ओवैसी 100 सीटों पर लड़ेंगे तो सीधे एसपी, बीएसपी की सीटों में बड़ा नुकसान होगा ओवैसी के मुस्लिम वोट में सेंध लगाने से। आइए अब आपको बताते हैं कि ओवैसी बेशक खेला बिगाड़ेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ट्रेलर दिखा दिया है। देखिए जरा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता खुश हैं, वी यानी विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। आखिर क्या किया है योगी आदित्यनाथ ने, ये आपको बताएं। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है कि मिठाई बांटी जा रही है, आपको बताते हैं कौन सा वो ट्रेलर है योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभा चुनाव से पहले दिखा दिया है। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को अगले साल चुनाव का ट्रेलर दिखा दिया। जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने मतदान से पहले ही अखिलेश की समाजवादी पार्टी और मायावती की बीएसपी को धूल चटा दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन में बीजेपी का चुनावी प्रबंधन इतना जबरदस्त रहा कि बीजेपी के 17 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए। बीजेपी के ये उम्मीदवार नामांकन करने वाले अकेले उम्मीदवार थे, इनके खिलाफ कोई दूसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं था। समाजवादी पार्टी केवल 1 सीट पर अपने उम्मीदवार को निर्विरोध जिता पाई है, और वो भी इटावा में, जो खुद अखिलेश का गढ़ माना जाता है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में जबरदस्त घबराहट है, क्योंकि बचे हुए 57 जिलों में से 41 ऐसे हैं जहां केवल 2 ही उम्मीदवार मैदान में, यानी यहां आमने सामने की टक्कर है
और सबको पता है कि जहां आमने सामने की टक्कर होती है वहां बीजेपी विपक्षी दलों पर हावी रहती है। और इस बीच खबर है कि कई जिलों में सपा और कई दूसरे दलों के कार्यकर्ता बीजेपी के साथ खड़े हो गए। यही वजह है कि बीएसपी ने सहारनपुर से अपने घोषित उम्मीदवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निकाल दिया। अखिलेश यादव ने अपने 11 जिला अध्यक्षों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें गोरखपुर, मुरादाबाद, आगरा, नोएडा, झांसी, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती, भदोही, गोंडा और ललितपुर शामिल हैं। ये वो जिले हैं जहां अखिलेश ने एक्शन लिया है। इस बीच खबर है कि जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद प्रियंका वाड्रा की नींद उड़ी हुई है। प्रियंका वाड्रा ने अगले साल चुनाव के लिए लखनऊ में कैंप करने का फैसला कर लिया है। प्रियंका वाड्रा कांग्रेस की महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। ऐसे में उनका सियासी करियर भी बहुत कुछ यूपी चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। चर्चा है कि प्रियंका पूर्व केंद्रीय मंत्री शीला कौल के बंगले में अपना ठिकाना बनाएंगी। आपको बताएं कि शीला कौल के रिश्ते इंदिरा गांधी से अच्छे थे। दरअसल इंदिरा गांधी की मामी लगती थी शीला कौल, वहां रहेंगी प्रियंका वाड्रा। आइए आपको दिखाते हैं। तो अब हुआ क्या कि योगी ने विधानसभा से पहले ट्रेलर दिखा दिया तो समाजवादी के सुप्रीमो यानी अखिलेश यादव को यह हजम नहीं हो रहा। अखिलेश यादव अब इसमें धांधली का आरोप लगा रहे हैं। देखिए जरा, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, गोरखपुर और अन्य जगह बीजेपी सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, जल्दी से मूव करेंगे इसे, चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को नामांकन करने से रोका। यह हमारी हारी हुई बीजेपी का चुनाव जीतने का नया प्रशासनिक हथकंडा है। बीजेपी जितने पंचायत अध्यक्ष बनाएगी, जनता विधानसभा में उतनी सीट भी नहीं देगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट क्यों किया, ये आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो गोरखपुर से पिछले दिनों सामने आई थी। और अखिलेश यादव ने कहा था कि उनके जो नामांकन भरने गए उन्हें जाने नहीं दिया गया। ये देखिए मारपीट हुई गोरखपुर में। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं मैं, ये तस्वीर एम्बियंस के साथ अगर दिखाइए कैसे मारपीट हो रही है। बताया गया बीजेपी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। गोरखपुर की तस्वीरें हैं, जमकर एक दूसरे पर घूसे चले। अखिलेश यादव इन तस्वीरों को लेकर कह रहे हैं कि उनके उम्मीदवार जब पहुंचे तो उन्हें नामांकन नहीं भरने दिया गया। आइए अब आपको सुनवाते हैं आपको कि क्या कह रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी ने या तो निर्दल नहीं तो दूसरे दल के लोगों को जबरन सत्ता के दम पर दबाव बनाकर, प्रशासनिक हथकंडा अपनाकर, उन्हें प्रत्याशी बनाकर, और खासकर जिस तरह का दृश्य गोरखपुर में देखने को मिल रहा है, वीडियो वायरल हो रही है, प्रत्याशी को मारना, पीटना और उससे पर्चा दाखिल न करने देने तक का कार्य, जिस तरह का कृत्य हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन थे, जहां पर बीजेपी एक तरफा बेईमानी करने पर उतारू थी। वो भी किसके माध्यम से? डीएम, कप्तान और अपने कुछ गुंडों के माध्यम से उन्होंने 17 जगह पर नामांकन नहीं होने दिया। अपनी मेहनत से कुछ पाए नहीं, पिता की जमाई हुई चीज़ों पर बैठ करके अपने परिवार को ही लात मार करके भगा दिया, अपने पिता को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का काम किया, चाचा को धक्का मारने का काम किया। इस प्रदेश का नहीं हो सकता। और आइए एक और बड़ी खबर ये कि एक और नया वायरस डेल्टा वेरिएंट डरा रहा है। क्या तीसरी लहर डेल्टा वेरिएंट से आने वाली है? सवाल यही है। डेल्टा वेरिएंट से दुनिया डर गई है। तीसरी लहर का खौफ डेल्टा वेरिएंट ने पैदा कर रखा है। सबसे पहले आपको बता दें, बहुत से लोग पूछ रहे हैं डेल्टा वेरिएंट है क्या। आइए आपको बताता हूं ये है क्या और कितना खतरनाक है ये डेल्टा वेरिएंट। आपको बताने जा रहे हैं कोरोना का नया वेरिएंट है ये डेल्टा वेरिएंट। बेहद खतरनाक होता जा रहा है। दुनिया भर के 85 देश इसकी चपेट में हैं और इन देशों में इसको लेकर बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक इसका खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका में 20% से ज्यादा नए केस डेल्टा वेरिएंट की वजह से आए हैं। और आपको पता है अमेरिका ने इसको लेकर लोगों को सावधान रहने को कहा है
डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा तबाही दक्षिण अफ्रीका में मचा रखी है। अमेरिका यूरोप पर खतरा मंडरा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के अस्पतालों में जगह नहीं है, हालात ये बने हुए हैं। जल्दी से मूव करेंगे इसे। दक्षिण अफ्रीका के अस्पतालों में जगह नहीं है। WHO ने बाकायदा चेतावनी जारी कर दी है और कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट ये माना जा रहा है। दोबारा कोरोना संक्रमित होने का खतरा पैदा हो गया है और वैक्सीन की दोनों डोज जिन्होंने ली है ये उन्हें भी संक्रमित कर रहा है। ये जो नया डेल्टा वेरिएंट है फेफड़ों को तेजी से संक्रमित कर रहा है ये डेल्टा वेरिएंट। और इसके बारे में आपको बताऊं कि फेफड़े की कोशिकाओं के साथ बहुत तेजी से ये चिपक जाता है। ये वजह है इसके खतरनाक होने की और इम्यूनिटी को यानी आपकी बीमारी से लड़ने की ताकत को कमजोर कर देता है। भारत के 12 राज्यों में यह केस सामने आए हैं डेल्टा वेरिएंट के। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि खुद अमेरिका इससे खौफजदा है, अमेरिका इससे डरा हुआ है। अमेरिका में बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के खुद चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची डेल्टा वेरिएंट के बारे में क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। Well, the Delta variant, compared to, for example, the original virus that had been circulating very early on last year, the comparison is that it is transmitted much more efficiently, which means the chances of getting infected upon exposure is greater to the dominant variant that we have now in the United States. आइए अब आपको बताते हैं न सिर्फ एंथनी फाउची बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी डरे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या कह रहे हैं ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, जो बाइडेन लिख रहे हैं डेल्टा वेरिएंट बहुत संक्रामक है, बहुत खतरनाक है, पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है ये वेरिएंट। ऐसे में जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो ज्यादा खतरे में हैं। कृपया वैक्सीन लगवाएं और इससे पहले कि देर हो जाए इस वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकें, यह कहना है बाइडेन का। आइए अब आपको बताते हैं कि डेल्टा वेरिएंट क्या तीसरी लहर इस वेरिएंट के जरिए ही आएगी, यह समझिए जरा, क्योंकि दूसरी जा चुकी है। 3 महीने में 12 राज्यों में यह डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है। इसके अलावा देश में 50 से ज्यादा मामले अब तक इसके सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस डेल्टा वेरिएंट के हैं और मध्य प्रदेश में 2 लोगों की मौत अब तक डेल्टा वेरिएंट से हो चुकी है। केंद्र ने राज्य सरकार को बाकायदा पत्र लिख दिया है इस नए वेरिएंट पर और कंटेनमेंट के उपाय करने को कहा है कि उपाय किए जाएं, प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए। वैक्सीनेशन में तेजी ही बचाव है, इसीलिए कहा जा रहा है वैक्सीन जरूर लगवाएं। आइए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपनी मन की बात कार्यक्रम में कहा वैक्सीन जरूर लगवाएं। उनकी मां ने भी वैक्सीन लगवाई है, सुनिए जरा पीएम मोदी को। राजेश जी, आपने वैक्सीन ले ली क्या? नहीं सर, अभी नहीं लिया। अरे क्यों नहीं लिया? सर जी, यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ व्हाट्सएप पे ऐसा भ्रम डाल दिया गया कि उससे लोग भ्रमित हो गए सर जी। तो क्या आपके मन में भी डर है? जी सर, पूरे गांव में ऐसा भ्रम फैला दिया था सर। अरे रे रे, ये क्या बात की आपने? देखिए राजेश जी, मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। जी, हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी, आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी, इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। जी, और राजेश, इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए और गांव में सबको बताइए कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये मुफ्त वैक्सीनेशन है। जी, जी। तो ये आप भी गांव में लोगों को बताइए और गांव में ये डर का तो माहौल का कोई कारण ही नहीं है।
बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमेरिका चीन में क्या जंग तय हो गई है। ये क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे। क्या अमेरिका और चीन युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या जो बाइडेन और जिनपिंग में इतनी तनातनी हो गई है तो एक बार फिर से बड़ा वॉर हो सकता है? सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। क्या अमेरिका और चीन में होने वाली है जंग? अमेरिका से क्यों भड़क उठा ड्रैगन? ड्रैगन की अमेरिका को सबसे बड़ी धमकी। ताइवान को लेकर एक बार फिर अमेरिका और चीन में तनातनी बढ़ गई है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि ताइवान से दूर रहे और अपने सैन्य संबंध ताइवान के साथ तोड़ दे। चीन ताइवान पर अपना हक जताता है और अमेरिका के ताइवान से बढ़ते रिश्तों को जिनपिंग पचा नहीं पा रहे। दरअसल अमेरिका बड़े रक्षा सौदे के तहत ताइवान को टैंक और कई हथियार बेचने की तैयारी कर रहा है। इन हथियारों की कीमत $2 अरब से ज्यादा बताई जा रही है। यही बात जिनपिंग को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। चीन ने कहा ताइवान का भविष्य अमेरिका नहीं, चीन के साथ ही सुरक्षित है। इस पर ताइवान ने करारा जवाब देते हुए कहा कि हम भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। G7 में ताइवान का मुद्दा उठाने से भी चीन भड़का हुआ है। दरअसल हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद चीन की नजर ताइवान पर है। अमेरिका चीन की चाल को भांप चुका है। इसी वजह से दोनों देशों में तकरार बढ़ती जा रही है। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर ये जंग के सूरत हाल बन क्यों रहे हैं। अमेरिका और चीन आखिर क्यों लड़ सकते हैं, उसकी वजह है ताइवान। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ताइवान पर आखिर चीन अपना हक जताता है। ये है चीन और ये है ताइवान। ताइवान और हांगकांग पर चीन अपना हक जताता है। ताइवान की वजह से लड़ाई हो सकती है और सीधे सीधे चीन के रक्षा मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दी है और बहुत कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। क्या लिखा है सुनिए जरा। क्या लिख रहा है चीनी रक्षा मंत्रालय? चीन ताइवान को जोड़ने में भरोसा रखता है और किसी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है। ताइवान में लोग शांति और स्थिरता चाहते हैं। ताइवान की आजादी कोई फल नहीं है और उसके पीछे भागने का मतलब जंग है। यह लिखा है। खुद सोचिए, यह शब्द का इस्तेमाल करना खुद अमेरिका के लिए, यानी ताइवान में अगर दखल दिया तो जंग हो सकती है अमेरिका और चीन के दरमियान। आइए आपको बताते हैं कि पूरा बवाल दरअसल है क्यों। दरअसल अमेरिका और चीन में नए टकराव की वजह ताइवान और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध हैं। चीन और ताइवान में $2 अरब का रक्षा करार हुआ। अमेरिका ने ताइवान को $33 करोड़ के सैन्य उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी थी। इससे चिढ़कर चीन ने क्या किया कि अमेरिका को चिताया कि उसके नए कदम से दोनों देशों के रिश्ते खतरे में पड़ सकते हैं। इसमें आपको बताऊं, F-16 लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य विमानों के कलपुर्जे शामिल थे। दरअसल चीन को काउंटर करने के लिए ताइवान अमेरिका से भारी मात्रा में हथियार और टैंक खरीद रहा है, जिससे चीन इस वक्त भड़का हुआ है। G7, जिसे आप ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के नाम से जानते हैं, G7 में ताइवान का मुद्दा उठाने से चीन और ज्यादा भड़क गया। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान को चीन में मिलाने के हर तरह की साजिश रचता रहता है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ताइवान पर किसी बाहरी हस्तक्षेप का चीन विरोध करता है। ताइवान का मुद्दा G7 में उठाए जाने पर चीन इस तरह भड़क गया कि उसने 28 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में भेज दिए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन के लड़ाकू विमान पिछले साल से लगभग रोजाना ताइवान की तरफ उड़ान भर रहे हैं, लेकिन एक दिन में 28 रिकॉर्ड लड़ाकू विमान के भेजने से चीन की बौखलाहट और ज्यादा साफ दिखाई दे रही। दरअसल अपने सभी पड़ोसी देशों से लड़ने वाला चीन हांगकांग के बाद ताइवान पर निशाना साधने की तैयारी में है। अमेरिका और नेटो देशों के तमाम विरोध के बावजूद चीन ने पिछले साल हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू कर दिया। इस कानून का मकसद हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थकों का सफाया कर देना है। चीन ने दिखा दिया कि हांगकांग को आजादी को लेकर किसी देश के दबाव में वो आने वाला नहीं है। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक एप्पल डेली अखबार को बंद कर दिया गया है और हांगकांग को ब्रिटेन ने
आपको बताएं, इसे ध्यान से समझिएगा, पूरी बात समझ आ जाएगी। हांगकांग को ब्रिटेन ने 1897 में लीज पर चीन से लिया था। 1997 में ब्रिटेन ने चीन को यह वापस कर दिया। तभी से यहां जो हांगकांग के लोग हैं और चीन सरकार के बीच लगातार तनाव रहा है। दरअसल चीन की रणनीति यह है कि पहले हांगकांग को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया जाए, फिर ताइवान पर काबू पाया जाएगा। और इस वक्त जो हालात बने हुए ये बता रहे हैं कि अमेरिका और चीन में ये जंग आगे और तेज हो सकती है। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।